नमस्कार। नववर्ष पर दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब प्रस्तुत हैं प्रमुख कृषि समाचार। भू अर्जन नियमों में बदलाव, किसानों और ग्रामीण को मिलेगी 16 घंटे बिजली, खेती को निगल रहा बढ़ता शहरीकरण, खेतों को भरपूर पानी देने के निर्देश और 98,953.33 लाख रुपए कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य। अब कृषि समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब सरकार प्रत्येक जिले में 20% खेती योग्य बहुफसली जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। ज्ञातव्य है कि भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सिंचित और बहुफसली भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगा दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए विभागीय अधिकारियों को ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कृषि फीडर को अलग करने की योजना पर तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया है, ताकि वर्ष 2016 तक किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त बिजली दी जा सके। खेती को निगल रहा बढ़ता शहरीकरण, यह निष्कर्ष है कृषि और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का। लखनऊ में जलवायु परिवर्तन और बढ़ता शहरीकरण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने कृषि भूमि पर बन रही इमारतों तथा तेजी से घट रही पेड़ पौधों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्ष 1995 से वर्ष 2000 के बीच लगभग 3 लाख हेक्टेयर वन भूमि और कृषि योग्य भूमि शहरीकरण की भेंट चढ़ चुकी है। जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि से देश में 40 से 50 लाख टन गेहूं की उपज घट सकती है। प्रदेश सरकार ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हर हाल में फसलों के लिए भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया है। अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि नलकूपों को दुरुस्त और चालू हालत में रखें। नलकूपों के ट्रांसफार्मर यदि खराब हों तो उन्हें तत्काल ठीक कराएं। लखनऊ में 3,56,381.33 लाख रुपयों का पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान 2015-16 शुरू किया गया है। इस प्लान के तहत फसल उत्पादन, विपणन एवं रखरखाव के लिए 52,312 लाख रुपए, कृषि कार्य के लिए सावधि ऋण 46,641.33 लाख रुपए तथा कुल कृषि ऋण 98,953.33 लाख रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य इस योजना में शामिल है। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। जौ में दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद गांठ बनते समय करें। चना में उकठा रोग से बचाव हेतु 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर बीज शोधन या 2.50 ट्राइकोडर्मा को 75 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर भूमि शोधन करें। हल्की दोमट मिट्टी में फूल आने से पहले ही दूसरी सिंचाई कर दें। भारी भूमि में फूल आने से पहले एक सिंचाई ही पर्याप्त होती है। सिंचाई के लगभग 1 सप्ताह के बाद ओट आने पर हल्की गुड़ाई करनी लाभदायक होता है। चने की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 2 किलोग्राम जिंक मैग्नीज कार्बामेट को 800 लीटर पानी में घोलकर फूल आने के पूर्व व 10 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें। मटर में बुकनी रोग पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें पत्तियों, तनों तथा फलियों पर सफेद चूर्ण सा फैल जाता है, की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 80% घुलनशील गंधक 2 किलोग्राम 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। राई सरसों में दाना भरते समय दूसरी सिंचाई करें। यदि फसल में झुलसा या सफेद गेरुई रंग का रोग का प्रकोप हो तो जिंक मैग्नीज कार्बामेट 75% की 2 किलोग्राम अथवा जीनेप 75% की 2 किलोग्राम मात्रा को 600 से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। माहू चित्रित वग एवं पत्ती सुरंगक के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 30% EC या मिथाइलोडेमेटॉन 25% EC या क्लोरीपाइरिफास 20% EC को 1 लीटर अथवा
मोनोक्रोटोफास 36% SL की 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर को लगभग 600 से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। नीम ऑयल 0.15% EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से भी प्रयोग किया जा सकता है। शीतकालीन मक्का के खेत में दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करके खरपतवार निकाल दें। मक्का में दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिन व तीसरी सिंचाई बुआई के 75 से 80 दिन बाद जरूर कर दें। नाइट्रोजन की 40 किलोग्राम मात्रा 88 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जीरा निकलने से पूर्व करें। उर्वरक प्रयोग के समय खेत में भरपूर नमी होनी चाहिए। यदि भुट्टे के रूप में प्रयोग करना हो तो रसायनों का प्रयोग ना करें। शरदकालीन गन्ने में आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। गन्ने को विभिन्न प्रकार के तना छेदक कीटों से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम फ्यूराडान का प्रयोग करें। गन्ने की जिन खेतों में पेड़ी रखना हो उनमें या तो गन्ने की सूखी पत्तियों की 5 सेंटीमीटर मोटी तह बिछा दें या फसल काट लेने के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए सिंचाई करके ओट आने पर गुड़ाई कर दें। और अब आइए एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। गेहूं बरेली की मंडी में 1550 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 1600 रुपए, लखनऊ की मंडी में 1525 रुपए और मथुरा की मंडी में 1530 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल बरेली की मंडी में 2035 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 1870 रुपए, लखनऊ की मंडी में 2040 रुपए और मथुरा की मंडी में 1920 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना बरेली की मंडी में 3330 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 3400 रुपए, लखनऊ की मंडी में 3560 रुपए और मथुरा की मंडी में 3250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ बरेली की मंडी में 2460 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 2680 रुपए, लखनऊ की मंडी में 2600 रुपए और मथुरा की मंडी में 2550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब सब्जियों के भाव। आलू बरेली की मंडी में 640 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 650 रुपए, लखनऊ की मंडी में 675 रुपए और मथुरा की मंडी में 650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज बरेली की मंडी में 1325 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 2100 रुपए, लखनऊ की मंडी में 1800 रुपए और मथुरा की मंडी में 1780 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर बरेली की मंडी में 1025 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 1920 रुपए, लखनऊ की मंडी में 1250 रुपए और मथुरा की मंडी में 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरी मिर्च बरेली की मंडी में 1130 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 1600 रुपए, लखनऊ की मंडी में 1190 रुपए और मथुरा की मंडी में 1320 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम कुछ नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत
दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार, कृषि समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमारे बहुत से किसान भाई नवंबर माह की गेहूं की बुआई कर चुके होंगे, परंतु किन्हीं कारणोंवश कुछ हमारे किसान भाई जिन्होंने बुआई नहीं कर पाए हैं, विलंब से बो रहे हैं, तो वो किस प्रकार से करें। तो किसान भाइयों, हमारा आज का विषय है पछेती गेहूं की खेती। तो ये किस प्रकार से करें, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कृष्ण, उप कृषि निदेशक, जिला रायबरेली से। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ये पछेती का तात्पर्य क्या है। रबी खाद्यान्नों में गेहूं की फसल प्रमुख है। यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है जी, और उत्पादन की दृष्टि से भी सर्वोपरि है। जी जी। अगर हम देखें, जिन किसान भाइयों ने देर से विलंब से पकने वाली धान की प्रजातियां लगाई थी जी, और उन्होंने देर से काटी और खेत में या तो उनकी ओट देर से आई है, इसके अतिरिक्त जिन्होंने तोरिया फसल ली है और तोरिया फसल अभी भी काटी है, जी जी, गन्ने में पेड़ी ली थी, और वो गेहूं की फसल चूंकि प्रमुख फसल है तो वो करना चाहते हैं। इसके अलावा अभी कुछ लोगों ने जो हमारा अरहर की फसल आती है जो कम समय की, ICPL 151, उपास 120 काटी है, और उसके बाद उनको गेहूं लेना है। तो ऐसी दशा में सबसे पहले हमको जो ध्यान ये रखना होगा कि हमारे सस्य जलवायु क्षेत्र के लिए ऐसी कौन सी प्रजाति होगी जो इस समय उपयुक्त होगी। जो प्रमुख प्रजातियां गेहूं की पिछैती खेती के लिए उपयुक्त, उनमें है हलना, उन्नत हलना, मालवी 234, PBW 510, ये प्रमुख प्रजातियां हैं जी जी। और इनको अगर आप बोएंगे उपज आपको अच्छा देंगी। तो ये तो डॉक्टर साहब संतुष्ट प्रजातियां हो गई, तो इसके बुआई के तरीके क्या हैं? सबसे पहले जो हम पारंपरिक बोते हैं, अगर आप धान के बाद गेहूं की फसल लेने जा रहे हैं तो धान में लेव लगाने के कारण हम पडलिंग जो होती है उसके कारण हमारी जो जमीन होती है वो कड़ी हो जाती है। तो जमीन के कड़े होने के लिए इसको भुरभुरा करना पड़ता है। तो पहली जुताई हम क्या करें, मिट्टी पलटने वाले हल से करें जी जी। बाकी जो 2 जुताइयां हैं वो डिस्क हैरो से करें। डिस्क हैरो का फायदा आपको ये होगा कि जो धान के ठूंठ होंगे उनको छोटे छोटे भागों में काट देंगे, और इसके साथ ही साथ अगर हम उसमें 15 से 20 किलोग्राम नत्रजन अथवा 40 किलोग्राम यूरिया के रूप में हम डाल देंगे तो ये जल्दी से सड़ाव हो जाएगा, और उससे पौधे को जो हमको हमें चाहिए कार्बन वो मिल जाएगा, जमीन को जो भूरापन चाहिए वो मिलने लगेगा। इसके अतिरिक्त 0 टिल सीड ड्रिल, इसमें होता क्या है
कि ये जो आपने धान काटा है उसके बाद उसी में हम अगर नमी पर्याप्त है तो इसको चलाते हैं और ये जगह जगह जमीन को फाड़ते हुए वहां पर दाने गिराता जाता है और दाने गिराने के बाद वहां पर अच्छी सी फसल होती है। और इससे जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा विलंब हो चुका है, हम पीछे हो चुके हैं, तो इसमें ध्यान ये हमारा एक तो लागत बचाता है और दूसरा विलंब जो कि दशा है उसमें समय को पूरा करता है। इसके अलावा आता है सीड कम फर्टिलिटी। जी जी, अगर हमको लाइन से बुआई करनी है और जल्दी बुआई करनी है तो इसमें हम पंक्ति जो हमारी पंक्ति से पंक्ति की दूरी है 18 से 20 सेंटीमीटर रहती है और हमारी गहराई भी लगभग 5 सेंटीमीटर रहती है। और जब ऐसी परिस्थितियां होंगी तो इससे न केवल गेहूं की उपज हमारी जो होगी वो अच्छी होगी, 10 से 12% सामान्य की दशा में बढ़ोतरी होगी और जो हमारी लागत है, मतलब जो बीज है, उसमें 15% की कटौती होगी। अच्छा अच्छा, तो ये तो हमारी तरीके हो गए। अच्छा, इसके बाद आता है हम भूमि की जुताई। जो भूमि का शोधन, जुताई के बाद शोधन की बात करें, जी जी, उसमें जो प्रमुख हमारा जो जैव उर्वरक है वो पीएसबी और एजोटोबैक्टर है। जी जी, पीएसबी 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर 50 से 60 किलोग्राम खाद में डालकर और अंतिम जुताई में हम करके पाटा लगा देंगे जी जी, तो हमारा जो अघुलनशील फास्फोरस है उसको घुलनशील रूप में बदल देगा और हमारा जो उर्वरक उपयोग क्षमता है उसका निश्चित रूप से उपयोग बढ़ेगा। जी जी, ऐसे एजोटोबैक्टर को भी 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसी गोबर की खाद में मिला देंगे और आप जब देखेंगे कि ये क्या करेगा, जो नत्रजन हवा में है उसको लेकर पौधों में डालेगा। इससे निश्चित रूप से आपकी एक तो पैदावार में वृद्धि होगी, दूसरा लागत में कमी होगी। जी जी, सिंचाई का प्रबंध किस प्रकार किया जाए? सिंचाई के पहले, सिंचाई जो अपना है उसके पहले आता है उर्वरक। जी जी, उर्वरक जो हम विलंब की दशा में बोते हैं उसमें 80, 40 और 30, 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास। लेकिन किसान भाइयों, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी उर्वरक प्रयोग करें तो मृदा परीक्षण के आधार पर करते हैं। जो मृदा परीक्षण में होगा उसमें संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के संबंध में आपको रहेगा और उसमें कम से कम 2 क्विंटल गोबर की खाद अवश्य प्रयोग करें, जिससे कि हमारी उर्वरक उपयोग क्षमता बनी रहे। इसके अलावा जो हमने अभी उर्वरक बताया, अगर 80 किलोग्राम है तो इसका 1/3 मात्रा और पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास, ये तो हम अंतिम जुताई के समय दे दें। जी जी, उसके बाद जो बची हुई हमारी 1/3 मात्रा है उसको जब पहला पानी आप लगा लेंगे और खेत में आपका पांव रुकने लगेगा तो उस समय उसकी ऊपर निवेशन करें या टॉप ड्रेसिंग करें। इसके बाद बचता है 1/3 मात्रा। अच्छा, इसको जब बालियां निकलने के पहले, जब हमारी लगभग 5वीं सिंचाई हो रही होती है, उस समय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो आपकी फसल है वो अच्छी दिखेगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उत्पादकता भी बेहतर मिलेगी। सिंचाई की बात जो भी आपने कही थी, सिंचाई में ये कहना है सामान्यतः गेहूं की फसल में 6 सिंचाइयां होती हैं और पिछैती में ये 15 से 20 दिन के अंतर पर। आप इस बात का ध्यान रखें कि पिछैती गेहूं में जो सिंचाई करेंगे वो जल्दी करेंगे। अच्छा अच्छा, और पानी की कोई कमी नहीं होने देंगे। अच्छा, तो सबसे पहली सिंचाई जो होती है वो हमारी ताजमूल अवस्था, अच्छा अच्छा, उस पर करेंगे। उसके बाद दूसरा होता है हमारे जब कल्ले निकल रहे होते हैं। तीसरा हमारा दीर्घ संधि बन रही होती है, ज्वाइंटिंग स्टेज या दीर्घ संधि की स्थिति होती है, वो होती है। अच्छा अच्छा, चौथा जो हमारी होती है पुष्पावस्था, फिर दुग्धावस्था और अंतिम सिंचाई होती है बाली बनते समय। अच्छा अच्छा, तो ध्यान ये रखें कि 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई को करते रहें, अन्यथा की स्थिति में आपकी उपज उतनी बढ़िया नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। किस प्रकार से खरपतवारों का नियंत्रण किया जाए? किसान भाइयों, इसमें होता क्या है, ये तो बिना बुलाए मेहमान है। आपने खाना या जो उर्वरक दिए वो तो अपनी फसल के लिए दिए, लेकिन ये क्या करते हैं, आपकी फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिस्पर्धा करने के बाद क्या करेंगे, उनका खाना ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे मुख्य खरपतवार होते हैं, एक तो सकरी पत्ती का खरपतवार होता है। सकरी पत्ती वाले किसान भाई अपने हाथों से भी उनको निकाल रहे हैं, क्योंकि वो शुरू में ही लाल लाल दिखाई देते हैं तो उनको निकालते भी किसान भाई। उस सबसे पहले जो सकरी पत्ती का गेहूसा है और जंगली जई है, इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्यूटॉन जो 75% की हो तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तथा 50% की हो तो 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप उपयोग करेंगे और 800 से 1000 लीटर पानी में डालकर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये जंगली जोई और गेहूसा पर नियंत्रण हो जाएगा। इसके बाद आते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार, वो कृष्णनील है, बथुआ है, ये सारे के सारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार है। इसके नियंत्रण के लिए
2,4-D 625 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में अगर डाल आप उपयोग करें और इसका उपयोग 35 से 40 दिन के अंदर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर नियंत्रण हो जाएगा। तो दोनों का नियंत्रण करना है। तो ऐसे में सल्फोसल्फ्यूरान 33 ग्राम और मेटसल्फ्यूरान 40 ग्राम इन दोनों को मिलाकर अगर आप 500 से 600 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर घोल बनाकर छिड़केंगे और आपकी फसल की उर्वरक आपके फसल के काम आएगी, अन्य कहीं नहीं जाएगी। जी जी जी। इसके अलावा जब आप प्रथम पानी लगाते हैं तो उसके बाद एक और देखा जाता है कि जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं कि पौधा स्वस्थ पौधे की तुलना में बौना रह जाता है, नीचे से पत्तियों के आधार पर पीलापन होकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं, पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे दिखते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 16 किलोग्राम यूरिया में डालकर और 800 लीटर पानी में घोलकर अगर आप छिड़केंगे तो निश्चित रूप से आपके पौधे पे जो गेहूं की फसल पर ये जिंक की कमी के लक्षण मिल रहे थे उस पर आप नियंत्रण कर लेंगे। आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। गेहूं की पछेती खेती किस प्रकार से की जाए, कौन कौन सी सावधानियां बरती जाएं, आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। गत सप्ताह की अपेक्षा यद्यपि तापमान में वृद्धि हुई है, मगर वर्षा और उत्तरी पूर्वी हवा चलने के कारण ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग से प्राप्त समाचारों के अनुसार प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में सर्वाधिक 23.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि सुल्तानपुर और बाराबंकी जनपदों में 16.8 मिलीमीटर, वाराणसी में 12.2 मिलीमीटर, बहराइच में 5.8 मिलीमीटर, फुर्सतगंज में 5.8 मिलीमीटर, गोरखपुर में 4.4 मिलीमीटर और लखनऊ तथा कानपुर में 2-2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम 1 मिलीमीटर वर्षा बांदा जनपद में दर्ज की गई। जबकि अभी आने वाले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। प्रदेश के सभी अंचलों में इस सप्ताह उत्तर पूर्वी हवा 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने के आसार हैं। वर्षा व हवा चलने के कारण ठंड बढ़ने के भी आसार हैं। मौसम को देखते हुए बदली युक्त बूंदाबांदी एवं नम वातावरण में अगैती और पिछैती झुलसा रोग का प्रकोप बहुत तेजी से फैलकर आलू की फसल को भारी क्षति पहुंचाता है। ऐसी परिस्थिति में आलू उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आलू की फसल को पाला से बचाने के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें तथा जहां जल भराव की स्थिति हो वहां जल निकास की व्यवस्था करें। पिछले माह बोए गए लहसुन की निराई गुड़ाई करें एवं बुआई के 40 दिन बाद 74 किलोग्राम यूरिया की प्रथम टॉप ड्रेसिंग कर दें। पशुओं के भोजन में दाना की मात्रा बढ़ा दें। हरे चारे के साथ दाना भी पर्याप्त मात्रा में दें। खुरपका, मुंह पका रोग से बचाव के लिए टीका जरूर लगवाएं। बांझपन की चिकित्सा एवं गर्भ परीक्षण कराएं। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ नई जानकारियों के साथ अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।